नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार ज़हीर। प्रोग्राम सियासतदान और हमारी अवाम में। नाज़रीन, आज हम जिस सियासी शख्सियत के हवाले से बात करने जा रहे हैं उसने बेशुमार फलाई काम किए और अपनी कायदाना सलाहियतों की बिना पर यह साबित कर दिया कि कोई काम भी मुश्किल नहीं होता। उनकी इब्तदाई ज़िंदगी कैसे गुजरी और वो सियासत में कैसे आए और क्या कारनामे सर अंजाम दिए। सरदार अदरीस यूनियन कौंसिल ताजवाल के एक मजहबी घराने में पैदा हुए और अपनी इब्तदाई तालीम केरी सराफाली से हासिल की। इसके बाद उन्होंने खानसपुर से मैट्रिक किया और मैट्रिक करने के बाद आला तालीम के लिए कराची मुंतकिल हो गए। कराची मुंतकिल होने के बाद सरदार अदरीस ने बाकायदा तौर पर सियासत में कदम रखा और अपने कॉलेज दौर में सियासी कैरियर का आगाज कर दिया। उस वक्त की सबसे बड़ी स्टूडेंट तंजीम जमीयत तलबा इस्लाम में बतौर रुकन शामिल हुए और देखते ही देखते अपनी कायदाना सलाहियतों के बलबूते पर पूरे कराची के नाज़िम बन गए। जमीयत तलबा इस्लाम में बतौर स्टूडेंट नाज़िम बनने के बाद उन्होंने स्टूडेंट की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार काम किए। कराची में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद वो सिविल एविएशन में भर्ती हो गए। जब सिविल एविएशन में सरदार अदरीस भर्ती हुए तो उनकी कायदाना सलाहियतों ने ये जांचा मजदूर तबका है, उनकी आवाज़ यहाँ पे दबाई जा रही है। उन्होंने प्रोग्रेसिव यूनियन CAA की बुनियाद रखी और उसके सदर मुंतखब हुए और जब तक यूनियन में रहे उसके सदर मुंतखब होते रहे। और इसी दौरान में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने सियासी हवाले से मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म पे भी बात की। यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने कड़ाल के हवाले से कराची में तंजीम साजी की। उन्होंने इलाके गलियात की बेशुमार खिदमात सर अंजाम दी। मुस्लिम लीग के साथ मुंसलिक होने के बाद 92 की दहाई में आप सब जानते हैं कि मुस्लिम लीग ज़ेरे अताब आ गई थी और कराची में सिर्फ एक ही पार्टी का राज था और इंतकामी कार्रवाइयों में वो किसी को माफ़ नहीं करती थी। हालात की नज़ाकत को देखते हुए सरदार अदरीस ने पॉलिटिकल साइलम लेने के लिए इंग्लैंड का रुख किया और बरतानिया में मुंतकिल हो गए। बरतानिया में कुछ अर्सा पॉलिटिकल साइलम के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि वो यहाँ पे भी मुफ्त की रोटियाँ नहीं तोड़ सकते, लिहाजा उन्होंने वहाँ की इंतज़ामिया से रब्ता किया और उन्हें बताया कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मैं यहाँ पे अपना काम खुद करके रोज़ी कमाना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे वर्क परमिट दिया जाए। और इन्हें वर्क परमिट इशू कर दिया और देखते ही देखते अपनी काबिलियत के बलबूते पे ये टॉप क्लास के बिजनेसमैन बन गए। बिजनेस में कामयाबियां हासिल करने के बाद और वहां पे अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद सरदार अदरीस ने महसूस किया कि उनका हल्का महरूमियों में मुब्तला है, लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया कि वो यहाँ पे जो उन्होंने अपनी माली तौर पे जैसे मुस्तकिम हो चुके हैं तो उन्होंने दोबारा पाकिस्तान का रुख इख्तियार किया और अपने हल्के की महरूमियों को दूर करने के लिए सियासी हवाले से सामने आए। ये एक इंतहाई मुश्किल वक्त था क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मारूसी सियासत का बहुत अमल दखल है और इनको जगह बनाने के लिए खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। लेकिन एक बात तय थी कि इनमें वो तमाम खूबियाँ मौजूद थी जो एक लीडर में होनी चाहिए और उन्होंने इन खूबियों का इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने का तहिया किया। इब्तदाई दौर में मुस्लिम लीग नून ने इनकी कायदाना सलाहियतों को जांचा और टिकट देने का फैसला किया, लेकिन बाद में कुछ सियासी अनासर ने जब ये महसूस किया कि ये शख्स जो हर मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ता आ रहा है ये हमारी सियासत के लिए खतरा बन जाएगा, लिहाजा उन्होंने इनकी मुखालफत की और किसी बिना पर इनको मुस्लिम लीग का टिकट नहीं दिया। यही वजह थी
कि इन्होंने ये साबित करना था कि टिकट के बलबूते पे सियासत नहीं चलती, बल्कि सलाहियत के बलबूते पे सियासत चलती है। और इन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन 2002 में कॉन्टेस्ट किया, भरपूर कामयाबी से ये इलेक्शन जीता और JUI ने इनकी कायदाना सलाहियतों को देखते हुए इन्हें अपनी पार्टी में शमूलियत का मशवरा दिया। ताहम सरदार अदरीस ने अपने हलके की आवाम से मुशावरत की और बाकायदा तौर पे JUI में शमूलियत का ऐलान कर दिया। JUI में जब ये शामिल हुए तो इनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई और वो थी वजीर बल्दियात की मिनिस्ट्री। जब ये वजीर बल्दियात मिनिस्टर बने तो इनके सामने बहुत से चैलेंजेस थे। किसी भी मिनिस्ट्री में आने के बाद मिनिस्टर के लिए ये बहुत अहम होता है कि वो उस चीज़ को समझे और उसको इस चीज़ का पता हो कि उसके नीचे कितने सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, कौन लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। और ये सरदार अदरीस के लिए पहला एक्सपीरियंस था और इसने इन तमाम मामलात को इतनी हिकमताना तौर पर कवर किया कि लोग हैरान रह गए कि इतने कम अरसे में इतनी बड़ी मिनिस्ट्री को सरदार अदरीस ने कैसे संभाला दे दिया। और फिर न सिर्फ मुल्की ज़राए से बल्कि बैरून मुल्क फॉरेन फंडिंग भी अपने सूबे में करवाई और कामों का वो जाल बिछा दिया कि आने वाले वक्त में सरदार अदरीस को तरक्याती कामों का राजा कहा गया। बल्दियात की वजारत ताजवाल के हिस्से में आना एक बहुत खुश आइन अमल था। जहाँ एक बात का जिक्र करता चलूँ कि 75 की दहाई में ताजवाल में मोहम्मद वजीर वल्द अली अकबर ने, जो कि अल मारूफ सेक्रेटरी वजीर थे, ने तरक्याती कामों की बुनियाद रखी। उन्होंने महदूद वसाइल के होते हुए ताजवाल के इलाके में स्कूल बनवाए, मसाजिद तामीर करवाई, रोड की तामीर करवाई, बिजली लगवाई, पानी लगवाया। और इसी हवाले से एक वफ्द के साथ जब चीफ गुलाम नबी से मुलाकात की और उन्हें इलाकाई मसाइल के हवाले से आगाह किया तो उन्होंने मसाइल सुनने के बाद तंजिया तौर पे ये कहा कि बेहतर है आप अपना MPA ही ले आएं। उनका ये तंज बाद में सच साबित हुआ। ताजवाल को बल्दियात की वजारत मिली और फिर सरदार अदरीस ने सैकड़ों लोगों को मुलाजमतें दिलवाईं। सरदार अदरीस ही वो शख्स था जिसने तमाम गलियात और अपने हलके की आवाम को पसमानदगी से निकाल के एक खुशहाल जिंदगी अता फरमाई। और वो लोग जो इंतहाई पसमानदा जिंदगी गुजार रहे थे बाद में गाड़ियों में घूमना शुरू हुए। सरदार अदरीस ने तरक्याती कामों के जाल बिछा दिए जिससे लोरा, गुरीनी, नमली मेरा और इससे मुतलका जितनी यूनियन कौंसिल थी उनमें इतने तरक्याती काम करवाए कि आज तक सरदार अदरीस के जो मुखालफीन हैं वो भी ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि सरदार अदरीस से ज़्यादा काम ना कोई करवा सका है और ना कोई करवा सकेगा। और यहाँ तक ही नहीं, इन कामों की बदौलत ही सरदार अदरीस को तरक्याती कामों का राजा भी कहा जाता है। हल्के की अवाम ने पिछले 4 साल दौर में ये महसूस किया कि सरदार अदरीस का ना होना इलाके के तरक्याती कामों के लिए मौत है और उन्होंने ये भांप लिया कि PTI के बरसरे इख्तियार आते हुए और सरदार अदरीस के ना होते हुए कोई काम नहीं हुए। मुस्लिम लीग की हुकूमत होते हुए उनके MPA MNA बाकायदा पावर में होते हुए इन इलाकों में काम ना करवा सके। सरदार अदरीस वो वाहिद शख्सियत है जिसने अपने घर के रोड तक को छोड़ दिया लेकिन अपने यूनियन कौंसिल जो उनके हलके में शामिल थी उनके कामों को प्रायोरिटी दी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए 2015 के बाद सरदार अदरीस के खिलाफ एक साजिश शुरू हुई। इस साजिश को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए कुछ सियासी अनासर ने
अपना रोल अदा किया और सरदार अदरीस पे एक ऐसा इल्ज़ाम मुसल्लत किया जिसकी हकीकत में दूर दूर तक कोई वक़्त नज़र नहीं आती। इसमें एक वीडियो वायरल कर दी गई और अदरीस साहब पे ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि इन्होंने पैसे लिए। यहाँ पे एक बात बड़ी दिलचस्प है, वो ये है कि आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का दौर है और जब हम इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं और उसमें एक चीज़ दिखाई जाती है, एक बंदे का सर जो है वो धड़ से बिल्कुल लदा किया जा रहा होता है और उसमें कोई जी शऊर बंदा उसको चैलेंज करने से कासिर नजर आता है कि यार ये तो बिल्कुल हकीकत है, ये तो बिल्कुल हकीकत का एक पहलू है जिसमें ये दिखाया जा रहा है, लेकिन वो हकीकत नहीं होती। वो कैमरे की आंख का झूठ होता है जिसको इस खूबसूरती से दिखाया जाता है कि अकल दंग रह जाती है और अकल उस चीज को मानने पे मजबूर हो जाती है कि ये वाकया हकीकी तौर पर रोनुमा हुआ है। हमारे जो भी हल्के की आवाम है, जो जी शऊर थे, जो समझ रखते थे, उन्होंने तो उस चीज़ को नहीं माना। जो सादा लोग थे उन्होंने इस चीज़ पे अपना थोड़ा रिएक्शन दिखाया। लेकिन मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, अगर वो उस मूवी को देख के उसको हकीकत को तस्लीम नहीं करते तो ये भी तो एक फिल्म थी, ये भी तो आपने आपकी आंखों देखा हाल नहीं था कि आपने उसको तस्लीम कर लिया। और सरदार अदरीस ने सियासत में आने के बाद लंदन में जो उनका कारोबार था वो सारे का सारा तबाह हो गया, उनको वो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। लंदन में जो घर था उन्होंने उसको बेचा और बेच के इलाकाई फलाह के लिए इस्तेमाल किया। कराची में जो उनका घर था उसको फरोख्त किया और वो पैसा भी सारा उन्होंने इलाकाई फलाह के लिए लगाया। इसके बाद उनके पास कुछ एक दो प्लाट थे वो बेच दिए गए। इसके अलावा छंगला गली में उनका एक होटल था, उन्होंने वो फरोख्त कर दिया गया और उसके बाद उन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया। एक चीज़ यहाँ पे बड़ी अहम है और वो ये है कि सरदार अदरीस का अगर आबाई घर जाके देखा जाए तो उनके जो ओस पड़ोस में जो लोग मेरे हिसाब से अगर छलियाँ भी बेच रहे हैं तो उनके घर की हालत सरदार अदरीस के घर की हालत से बेहतर है। अगर सरदार अदरीस पैसे खाने वाला ही होता तो उसका रहन रिहाइश से ही सारे लोगों को मालूम हो जाता कि वो कितने पैसे खा रहा है। जबकि दूसरे सियासी लीडरान से अगर मुआवजा किया जाए तो हर सियासी लीडर का, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, एक डेरा बना हुआ है, उस डेरे में खाना पीना सब कुछ वो ऑफर कर रहे हैं। अगर उनको थोड़ा सा उनके पीछे चला जाए, उनके थोड़ा सा पिछले अदवार में उनके देखा जाए उनको, तो उनके जो माली हालात थे वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते थे कि वो डेरे बनाए और वहाँ पे लोगों के लिए खाने पेश किए जाएं। लेकिन सरदार अदरीस पे ये चीज़ एक इम्पोज कर दी गई कि सरदार अदरीस ने पैसे खाए हैं। भाई अगर पैसे खाए होते तो आज सरदार अदरीस की माली हालत नज़र आ रही होती। आज अभी उनके पास अपनी गाड़ी तक भी नहीं है और ये सेक्रीफाइस उन्होंने किस लिए किया? वो अपने हल्के की आवाम के लिए किया। ये जो 5-6 साल थे उन्होंने अपना सब कुछ बेच बाच के गुजारा किया। यहाँ तक ही नहीं, सरदार अदरीस ने जब उनसे ये पूछा गया कि सरदार साहब आपको क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, तो उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मेरे हल्के की आवाम ने मुझे इतना प्यार दिया जिसकी मैं उम्मीद नहीं कर सकता था, और नुकसान मुझे ये हुआ कि मेरा जवान बच्चा जब मेरे सामने आता है तो मेरा रूआ कांप उठता है। मेरा जवान बच्चा पैरालाइज्ड हो गया एक्सीडेंट में, वो भी सियासत के हवाले से जब हम कंपेन कर रहे थे तो साथ एक्सीडेंट में वो पैरालाइज हो गया। तो जवान बच्चे की जब माजूरी देखता हूँ तो दिल दुखता है कि मैंने क्या खोया क्या पाया। लेकिन जब हल्के की आवाम की मोहब्बत देखता हूँ तो जख्म पे कुछ मरहम सी पड़ जाती है। सरदार अदरीस ने ये साबित किया कि उन्होंने जो काम करवाए, उन्होंने स्कूल बनवाए और तालीमी हवाले से इतने स्कूल बना दिए कि आज अगर आप उनके हल्के में देखें तो स्कूलों की भरमार है। डिग्री कॉलेज अपने हल्के में बना दिए, रोड आपके घर घर तक पहुंचा दिए, पानी आपके घर घर पहुंच गया, बिजली आपके घर घर पहुंची। गर्ज ये कि तरक्याती कामों में उन्होंने हल्के को किसी तौर पर नज़रअंदाज नहीं होने दिया।
यहाँ पे एक और बहुत बड़ी बात जो सरदार अदरीस की है वो ये है कि सरदार अदरीस ने कभी भी तकब्बर के साथ अपने हलके की आवाम के साथ मुलाकात नहीं की। कई लोग इस चीज को मानने के लिए तैयार होंगे कि एक लो प्रोफाइल वोटर ने भी उससे सख्त अल्फाज कहे तो सरदार अदरीस ने उसके साथ उस रवैये में बात नहीं की, बल्कि आइजी के साथ बात की। जबकि अगर आप MP MNA तो दूर की बात, किसी मामूली से काउंसलर के से भी आप अगर कोई बात कर देते हैं तो वो भी अपने आप को इस तरीके से पेश करता है जैसे उसने पूरी दुनिया को ही होल्ड किया हुआ है। लेकिन सरदार अदरीस ने कभी भी इस तरह का रवैया अपने वोटर के साथ नहीं रखा और उनकी जो भी शिकायत और जो भी गुस्सा था वो बड़ी दिलजमी से सुना और उसको ये नहीं कहा कि आपने मेरे साथ बदतमीजी किया, बल्कि ये कहा कि आपका मसला मैं हल कराने के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। ये तमाम चीजें जो हैं आज कल में किसी सियासतदान में नजर नहीं आती, लेकिन ये एक वाहिद शख्सियत है जिसमें ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। मैं ये कहने में मार महसूस नहीं करूंगा कि अगर आप लोग अपने हलके में और अपने हलके से बाहर अपनी इज्जत चाहते हैं तो सरदार अदरीस को भरपूर ताउन करें, सरदार अदरीस को सपोर्ट करें, वोट सपोर्ट करें, माली सपोर्ट करें और उनको आगे लेके आए। वही आपके मसीहा हैं, वही आपके दर्द को समझते हैं, वही आपके मामलात हल कराने में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं और उनमें इतनी कायदाना सलाहियतें हैं कि वो अपने हलके की आवाम को लेके अपने साथ आगे चल सकते हैं। जबकि इसके बरक्स पिछले 4-5 सालों में आपने देख लिया कि आपके साथ सेल्फियां तो बनाई गई, आपके कंधों को थपथपाया तो जरूर गया, आपके साथ बैठ के खाना तो जरूर खाया गया, लेकिन आपकी महरूमियों को किसी ने दूर नहीं किया। ख्वाह वो PTI की हुकूमत थी, ख्वाह वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, किसी भी हवाले से कोई बंदा अगर आगे आया है तो वो आपकी महरूमियों को दूर नहीं कर सका। सरदार अदरीस और एक बाकिरदार शख्सियत है जिसने अपने हलके की आवाम के लिए अपना तो बहुत नुकसान किया, लेकिन अपने हलके की आवाम को इतना फायदा दिया कि आज तक इनका मुकाबिल ना कोई पैदा हुआ है और ना हो सकेगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए। सरदार जहीर, TV8 न्यूज़, इस्लामाबाद, प्रोग्राम सियासतदान और हमारी आवाम में।